तो केजीएफ चैप्टर 2 में अधीरा का सलमान को जिंदा छोड़ देना, फरमान की माँ का उसकी लाश को देख के बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट ना करना, इवन फरमान के गले में जो हमको आज तक ताबीज़ को बार बार ही हाईलाइट करके दिखाया गया वही सेम ताबीज़ हमको सलार के गले में दिखना। इवन अगर तुम सलार की स्टार कास्ट को गूगल पे सर्च करके भी देखते हो तो तुमको एज इट इज़ केजीएफ की आधे से ज़्यादा स्टार कास्ट तुम्हें सलार के अंदर देखने मिलने वाली है। और उसके अलावा भी बहुत सारी डिटेल्स हैं जिससे कि ये साफ हो जाता है कि जो सलार है वही फरमान है, जो फरमान हमें दिखाया गया था वही आगे चल के सलार बनता है। पर वेट, अगर हम मान लें कि फरमान ही सलार है तो फिर जब केजीएफ पूरा तबाह हो रहा था तो फिर फरमान कहाँ था? तो अगर सलार का मतलब ही सेनापति है तो फिर जब रमीका सेन ने पूरे केजीएफ के ऊपर बॉम्ब स्ट्राइक कर पूरे केजीएफ को तबाह किया था तो उस टाइम सलार कहाँ पर था? अब बात करते हैं कि सलार का केजीएफ से क्या कनेक्शन है। पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत सारी फैन थ्योरीज बनी है सलार को लेकर केजीएफ के साथ में। हम भी इन थ्योरीज के ऊपर बात करेंगे और कुछ अपनी खुद की पर्सनल थ्योरीज के ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने सलार के टीज़र को 0.5x की स्पीड पर देखा तो मैंने नोटिस किया कि जो एक टाइम पर केजीएफ की टाइमलाइन के अंदर गन्स एंड वेपन्स को यूज़ किया गया था उन्हीं सेम वेपन्स एंड गन्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके हमको सलार के टीज़र में दिखाया गया है। तो अगर हम ध्यान दें तो फरमान के मरने के बाद या फिर हमारी नज़रों में फरमान को मार देने के बाद केजीएफ के अंदर बहुत कुछ चेंजेस होते हैं, इवन जिसके अंदर की रॉकी भाई की लाइफ का वो पार्ट भी शामिल है जिसको हमें स्किप कर दिया गया है, यानी कि वो 3 साल और उसके अलावा 2 से 3 साल और जिसके अंदर की मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि हमारे रॉकी भाई ने फरमान को आउट ऑफ द कंट्री भेज दिया हो अपने बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए, जिस वजह से हमको सलार के टीज़र के अंदर हाईटेक हथियार दिखाए गए, यूएस आर्मी के व्हीकल्स दिखाए गए, यूएस आर्मी की आर्टिलरी दिखाई गई है। और इस थ्योरी को एक बात और कन्फर्म करती है कि जब रॉकी भाई दुबई में इनायत खलील के पास जाते हैं तो वो वहाँ से रशियन मेड हथियार लेके आते हैं, ना कि यूएस में। और बीते 3 सालों के अंदर 16 कंट्रीज़ के अंदर हमारे रॉकी भाई ने जो किया है, और एक शॉट के अंदर जब हमारे रॉकी भाई रमीका सेन से मिलने जाते हैं, यूएसए के सीईओ का हमारे रॉकी भाई से मिलना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता है। सलार के टीज़र के अंदर वो बहुत सारी चीज़ें हाईलाइटेड करके यूएस आर्मी से रिलेटेड दिखाई गई है, एंड वो हाई टेक हथियार जो उस टाइम के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली रशिया के पास तक नहीं थे, वो टाइम ऑफ मोमेंट के ऊपर हमको यूएस के हथियारों को इतना ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाना और हाईटेक चीज़ों को दिखाना कुल इशारा कर रहा है कि सलार मूवी का 98.9% कनेक्शन केजीएफ 3 के साथ होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि रॉकी भाई ने फरमान को दुनिया की नज़रों में मारने के बाद यूएस कंट्री में अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए भेज दिया हो। उसके बाद में हमारे खुद के रॉकी भाई 3 साल के लिए यूएस के अंदर गए अपने बिजनेस को देखने के लिए, और वहाँ पे कुछ जो भी एक्टिविटी की वो तो ऑल हमको आगे पता चल जाएगी, लेकिन ये बात क्लियर हो जाती है कि जो फरमान के पास यानी जो हमारे सलार के पास में हाईटेक हथियार आए हैं वो यूएस आर्मी की तरफ या फिर जो यूएस का ब्लैक मार्केट है वहाँ से आए हैं। क्योंकि देखो हमको एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि हमारे जो रॉकी भाई उनके पास पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो हथियार वथियार खरीदना तो छोटी सी बात है। और भाई उसी के साथ साथ में सलार का ताबीज़, फरमान का ताबीज़, भाई अगर इतना ताबीज़ हो ही रहा है तो इसके अंदर मैं अपनी खुद की थ्योरी को ऐड करना चाहता हूँ जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको अभी तक यूट्यूब पे बहुत ही कम लोगों ने नोटिस करवाई होगी। अगर तुम इस शॉट को देखो जिसके अंदर की फरमान ने वही ताबीज़ पहन रखा है, लेकिन इस शॉट के अंदर देखो जिसके अंदर की रॉकी भाई जब लास्ट सीन के अंदर ओशन के अंदर जाके अपनी शिप के साथ डूबते हैं तो उनके हाथ में भी सेम यही ताबीज़ दिखाया जाता है, एंड उसके अलावा सलार के गले में देखो तो सेम वही ताबीज़ आपको दिखाया जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि जब हमारे रॉकी भाई ने सुसाइड अटैम्प्ट किया या फिर लोगों की नज़रों में उसको सुसाइड बनाया तो उसके बाद में रॉकी भाई ने सलार को अपना ताबीज़ दे दिया हो, ताकि जो केजीएफ से जुड़े लोग जो पर्सनली रॉकी को जानते थे उन सबको भी यकीन हो जाए कि रॉकी भाई मर चुके हैं। क्योंकि रॉकी भाई के पास में रीना के मर जाने के बाद कुछ भी खोने के लिए बचा नहीं था, तो उनका केजीएफ के अंदर वापस जाने का कोई मतलब नहीं बनता था अभी जब तक हालात ठीक ना हो जाए। सोचा था इस बारे में कभी? नहीं ना। और मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि जो हमारे सलार ने हमारे रॉकी भाई को बचाया उस शिप से, और रॉकी भाई ने जानबूझकर उसी ही ओशन के पार्ट को चुना जिसकी गहराई 20,000 फुट से ज़्यादा थी, जहाँ तक कोई डाइवर सर्वाइव नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ सबमरीन जा सकती है, और जिसकी वजह से सबमरीन से ही हमारे सलार ने हमारे रॉकी भाई को बचाया। एंड उसके अलावा अगर तुमने शिप को ध्यान से देखा होगा, और फैंस की बहुत सारी थ्योरी आ रही है कि भाई शिप के ऊपर 5:12 हो रहे हैं एक क्लॉक के अंदर, जिस वजह से सलार के टीज़र को भी 5:12 पे ही रिलीज़ किया गया है। तो इस चीज़ को अगर मैं अपने पर्सनल एंगल से देखूँ तो मेरे माइंड के अंदर एक थ्योरी ये आती है क्योंकि उस टाइम ऑफ मोमेंट के ऊपर जब रॉकी ओशन के बीचों बीच अपनी शिप को लेकर खड़ा था तो उसके आसपास बहुत सारी कंट्रीज़ की मिलिट्री के बैटलशिप्स खड़े हुए थे, जिसके अंदर की रशिया, अमेरिकन, चाइना शामिल थे, और तीनों देशों के लिए 3 अलग खड़ियों को डिस्प्ले किया गया है, जिसके टाइम मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि हमारे रॉकी भाई ने एक परफेक्ट टाइम को चुना बाहर आने के लिए कि जब उन तीनों बैटलशिप्स का ध्यान सिर्फ और सिर्फ रॉकी की तरफ बढ़ती हुई मिसाइल्स के ऊपर हो, ना कि रॉकी के ऊपर। तो सोची थी कभी ये बात? तो तुमने अगर सलार के टीज़र को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो तुमने उसके अंदर एक चीज़ को और नोटिस किया होगा कि उसके अंदर हमको एक कंटेनर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाया गया है, जिसके ऊपर हमें लिखा हुआ दिखता है C/516, और वही सेम कंटेनर को हमको केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर जब रमीका सेन यूएस गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स से मिलती है एंड रॉकी के
पिछले 3 सालों के कांडों के बारे में सुनती है, तो वही सेम कंटेनर हमको उस साइड के ऊपर पे दिखाया जाता है। ये महज एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि जो केजीएफ के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने उसी सेम सेट को यूज़ कर लिया हो सलार को बनाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसके अलावा ये 5:12 का कॉन्सेप्ट, फैंस की काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज आ रही है इस बारे में कि हाँ, ये इस बात से कनेक्टेड बहुत ज़्यादा लगता है कि जब लास्ट मोमेंट पे यानी कि केजीएफ 2 के क्लाइमैक्स सीन के ऊपर जब रॉकी भाई शिप के ऊपर होते हैं, उनको वही 3 घड़ियों को डिस्प्ले करके दिखाया जाता है। उनमें से एक घड़ी के अंदर वैसे तो हमको सबको पता है कि उस घड़ी के अंदर 5:03 का टाइम होता है, लेकिन अगर तुम उस टाइम पीरियड को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो रॉकी भाई का शिप के उस कैप्टन के कैबिन से बाहर आना और बाहर आके इतनी देर खड़े रहना, तो कहीं ना कहीं वो 5:12 के आसपास ही आ जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये भी हो सकता है कि जब रॉकी भाई की शिप से वो मिसाइल्स टकराई हो तो उस टाइम 5:12 हो रहा हो, और वो 5:12 कोई सिग्नल का साइन भी हो सकता है जिसके सलार आता है हमारे रॉकी भाई को बचाने के लिए। एंड उसी टाइम ऑफ मोमेंट के ऊपर हमें क्रिएटर्स ने दिखाया कि सलार के टीजर को पब्लिक के सामने लेके आया गया है। तो हमें सलार में दिखाया गया कि भाई ये सलार का पूरा नाम है सलार पार्ट 1 सीज फायर, और सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी कि युद्ध को ख़त्म करने वाला। लेकिन अगर केजीएफ ही ख़त्म हो गया तो फिर युद्ध विराम कैसा? लेकिन टीज़र के अंदर हमको कुछ और विलन्स को भी इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर चलाओ तो अगर केजीएफ को रमिका सेन ने पूरा बर्बाद भी कर दिया है, लेकिन उसके अंदर सोना तो अभी भी बाकी है ना। एंड बहुत सारे लोग केजीएफ को दोबारा स्टैब्लिश करना चाहते हैं क्योंकि जो वो गोल्ड की माइंस है वो अभी भी ओपन है। एंड जैसे ही पब्लिक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली ये न्यूज़ फैली होगी कि रॉकी इज़ डेड, तो उसके बहुत सारे दुश्मनों को एक मौका मिल गया होगा केजीएफ के ऊपर कब्जा करने का। एंड दैट्स वाई रॉकी भाई ने हमारे सलार को वापस केजीएफ में भेजा ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो दोबारा से उसी मजदूरी की ज़िंदगी में ना आए, अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। लेकिन इस बार हमारे प्रभास खाली हाथ नहीं आते हैं, वो लेके आते हैं बहुत सारे हथियार और आर्टलरी और यूएस सारे वेपन्स, क्योंकि हम टीजर में बहुत अच्छे से देखने के लिए मिल जाता है कि जो अपोनेंट है यानी कि जो विलन है, आई डोंट नो कि वो विलन है भी या नहीं, लेकिन उसके पास में काफ़ी ज़्यादा देसी टाइप के हमको हथियार देखने के लिए मिलते हैं कंपेरेटिवली हमारे प्रभास के हथियारों के साथ। और इसी शॉट के अंदर हमको दोबारा से ये भी दिखाया जाता है कि जैसे उस टाइम ऑफ मोमेंट के ऊपर रमिका सेन ने अपनी आर्टलरी फोर्स को भेजा था केजीएफ के ऊपर हमला करने के लिए, वहाँ पर रॉकी को ढूंढने के लिए, वैसे ही सेम शॉट के अंदर हमको एक हाईटेक सी फोर्स आती हुई दिखाई देती है, जिसके अंदर की मोस्ट हो सकता है कि आगे जाने के बाद में रमिका सेन ने दोबारा एक बार केजीएफ के ऊपर कब्जा करने के लिए और केजीएफ के अंदर गोल्ड कितना बचा है, केजीएफ के ऊपर होल्ड कौन कर रहा है, ये देखने के लिए दोबारा से अपनी फोर्स को वहां पर भेजा हो। एंड उनके काउंटर के अंदर हमारे प्रभास अपने ब्लैक कमांडोज को लेकर खड़े हैं, जो कि हमको टीजर के अंदर बिल्कुल साफ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि भैया सलार का मेन विलन है कौन? तो थॉट को देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, सलार के अंदर कोई मेन विलन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर तुम सलार को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो सलार को जस्ट अभी सीज फायर, सलार यानी सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी ना कि युद्ध की शुरुआत। जो मेन स्टोरी सलार की दिखाई जाएगी वो उसके पार्ट 2 के अंदर दिखाई जाएगी, जिसके अंदर की हमारे को कनेक्शन दिखेगा एंटीआर 31 का और बगीरा का। इसके अलावा हमको इस फर्स्ट पार्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बिल्डअप होती हुई दिखेगी। हमको मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि प्रभास को एंटी हीरो गैंगस्टर के तौर पर दिखाया जाए, और भाई उसके अलावा हमको दिखता है कि भाई सलार के टीजर में बोला जा रहा है एलिफेंट, लॉयन, टाइगर, लेकिन वो ताकतवर नहीं हो सकता है जुरासिक पार्क के अंदर, क्योंकि वहाँ रहता है उन सभी से ज़्यादा ताकतवर जानवर। यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है डायनासोर की, और डायनासोर को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है प्रभास के साथ में। और अगर तुमने केजीएफ 2 को थोड़ा सा फ्रेम बाय फ्रेम देखा होगा तो तुम्हें अधीरा के रिंग के ऊपर लॉयन का सिंबल दिखता है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमको उन सभी के सिंबल्स देखने के लिए मिलते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उस करेक्टर को किसी एनिमल के साथ में। और इसी केस के अंदर प्रभास का जो करेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करता है डायनासोर। हाँ, मानता हूँ सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बचकाना सा फील होता है, लेकिन अगर तुम इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखते हो तो तुमको पर्सनली बहुत ज़्यादा शॉक मिलने वाला है कि इतनी डिटेल से कोई क्रिएटर्स कैसे काम कर सकते हैं बॉलीवुड जैसे इंडस्ट्री के अंदर। तो भाई देखो, बाहुबली 2 के बाद में या तो हो सकता है कि इस मूवी के बाद में प्रभास इतिहास बना दे या फिर खुद ही इतिहास बन जाए, क्योंकि देखो प्रभास के अंदर टैलेंट तो है, लेकिन उसको डायरेक्शन कैसे दी जाती है ये डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ एक ही इंसान मुमकिन बना सकता है और वो है शांत नील, क्योंकि आज तक हमने अपने रॉकी भाई को जैसे कैरेक्टर्स में देखा है और उसको उन कैरेक्टर्स में से बिल्कुल इस लेवल के कैरेक्टर पे लेके आना, जैसे कि हमको पता है कि भाई हमारे रॉकी भाई केजीएफ के बाद से किसी मूवी के अंदर हमको नहीं दिखे हैं, तो वो बिल्कुल डीप डाउन रॉकी भाई के कैरेक्टर के अंदर ही अपने आप को हमेशा फील करते हैं। और अब ही ऐसा कुछ हमको देखने के लिए मिलने वाला है प्रभास के साथ, जो कि कंटिन्यू करेंगे केजीएफ 3 या फिर उसके आगे तक, और बगीरा एनटीआर 31 के साथ में। तो भाई दैट्स रैप द वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट्स के अंदर बताना, और कुछ आपको नया सीखने के लिए मिला जो कि आपने अभी तक यूट्यूब के ऊपर नहीं सुना था, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत जल्दी हम 200 सब्सक्राइबर के पास में पहुंचने वाले हैं। एंड कमेंट करके बताओ आपको कौन सा बेस्ट पार्ट लगा, कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थी इस मूवी के टीजर से जो आपको आज जानने के लिए मिली है। तो थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।